हेलो बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। और ये पार्ट जो है क्लास 12th का पार्ट है। तो एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल टर्म यूज़ किया गया है उसका मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पे जो इवेंट है वो किसी दूसरे इवेंट पर डिपेंड करता है। और वो डिपेंड कैसे करता है उसके बहुत सिंपल सा हम लोग एक काम करते हैं, उसको एग्जाम्पल से लेकर के हम उसे समझाते हैं। ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए एक डाइस को, हम बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, एक हम डाइस को थ्रो करते हैं। डाइस, अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया तो आपको मालूम है कि सैंपल स्पेस जो बनते हैं वो बनते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सिंपल सैंपल स्पेस। अगर इसमें आपने एक इवेंट एज्यूम किया है दैट इज अ इवेंट ए विच इज इवेंट ऑफ इवन नंबर। क्या चाहिए आपको? इवन नंबर। इवन नंबर का क्या हो सकता है बेटा? केस हो सकता है 2 4 और 6 हो सकता है। ठीक है ना। और आपसे कहा गया है कि इवेंट ए अगर आता है, क्या आता है? इवेंट ए है इवन नंबर और बी एक इवेंट है विच इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 तो नंबर क्या आ सकते हैं? 5 और 6 आ सकते हैं। ठीक है। अब आपसे ये कहा जाए कि भाई जो हमने डाइस को थ्रो किया है तो डाइस को थ्रो करने पर नंबर तो इवन आना चाहिए। नंबर क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। और इवन अगर आ रहा है तो कंडीशन बताइए कि दैट इज द नंबर विच इज ग्रेटर देन 4। बात समझ आ रही है? मतलब डिपेंडेंसी आ रही है। ध्यान से देखिएगा कि मतलब कोई एक इवेंट ए है जिसकी वैल्यू क्या बेटा? वो इवन नंबर की है। इवेंट बी जो है विच इज ग्रेटर देन 4। ओके। तो हमें करना क्या है? यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि फाइंड इवेंट बी। इवेंट बी की वैल्यू चेक करनी है। इवेंट बी फाइंड आउट करना है व्हाइल ए हैपेंड। समझिएगा ध्यान से। इवेंट बी फाइंड आउट करना है व्हाइल इवेंट ए हैपेंड। तो ये जो तरीका है, इस तरीके को हम लोग जो लिखते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वाइल ए इज हैपेंड, ये रिटर्न वर्क है बेटा। बी बाई ए नहीं होता है, बी ऑब्लिक ए होता है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाइल ए ऑलरेडी हैपेंड। इसका मतलब समझिएगा कि हमें प्रोबेबिलिटी बी फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू ए, मतलब ए पर डिपेंडेंट है बी। तो अगर हम यहां पे देखें, ध्यान से देखिए कि कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। देखिएगा भाई, इवेंट इवन नंबर होना चाहिए। ओके ठीक है भाई। कितने केस हैं आपके पास? 3 केस हैं। कितने केस हैं? 3 केस हैं। और इवेंट बी होना चाहिए, मतलब 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा अगर इवन नंबर आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अगर इवन नंबर फर्स्ट केस में है और उसके थ्रू आपको ग्रेटर देन 4 चाहिए तो ग्रेटर 4 क्या हो सकता है? ग्रेटर 4 का मतलब क्या बेटा? केवल 6 का केस ही तो आ सकता है। केवल क्या आ सकता है? 6 का केस आ सकता है। बात समझ में आ रही होगी। समझिएगा क्या कहा गया है कि भाई इवेंट क्या आना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। ओके। इवेंट इवन नंबर 2 4 6। ओके 2 4 6 आएगा। अब वो नंबर जो होना चाहिए वो नंबर 4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 4 से ग्रेटर का मतलब ये हो गया कि 2 और 4 तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। देयर आर 1 केस, मीन्स ओनली 1 केस आर प्रेजेंट इन इवेंट बी। कब हो रहा है? जबकि ए ऑलरेडी हैपेंड है। तो ए के केस कितने बेटा? 3 केस हैं। और बी होने के चांसेस क्या है? 6 का केस है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 केस है और डिवाइड बाय क्या आया? आपके पास 3 केस है। कितने केस हैं? 3 केस है। ठीक है। अब इसको समझिएगा। अब 1 कैसे आया? 1 का मतलब ये हो गया कि भाई इन दोनों का कॉमन आया, मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया और डिवाइड बाय एन ऑफ ए आ गया। ठीक है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आया वो आपको 1 मिल गया
और जो आपके पास जिस पे डिपेंडेंसी थी वो आपके पास 3 केसेज हैं। तो इस टाइप के जो केसेज होते हैं, इन केसेस को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब एक इवेंट जो होता है वो पहले वाले इवेंट जो कि ऑलरेडी हो चुका है उस इवेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब जैसे अगर आपसे बात की जाए कि अगर सिंपली अगर हम एक कार्ड प्लेइंग कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, एक प्लेइंग कार्ड, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं। अगर हमने एक प्लेइंग कार्ड ले लिया और प्लेइंग कार्ड को सफल प्लेइंग कार्ड है उससे हमने ब्लैक कार्ड निकाला। क्या निकाला बेटा? ब्लैक कार्ड। ओके। अब ब्लैक कार्ड के केस में अगर बात की जाए कि भाई उसमें ब्लैक किंग होना चाहिए। अब ब्लैक कार्ड पहले निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हमारे पास कितने कार्ड्स आ चुके हैं? 26 कार्ड आ चुके हैं। अब 26 में क्या है? 2 कार्ड्स आर किंग। तो कॉमन क्या आएगा बेटा? पहले इवेंट में आपके पास ब्लैक कार्ड 26 कार्ड्स। सेकंड कार्ड में बात की गई कि क्या कहा गया बेटा? ध्यान से लिख लेता हूं मैं। इवेंट ए क्या बोला? ब्लैक कार्ड। और बी इवेंट बोला गया है किंग होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड होने की कंडीशन क्या होती है बेटा? एन ऑफ ए की वजह 26 कार्ड्स आ जाएंगे। एन ऑफ बी की वजह आपको मालूम है 4 किंग्स हो जाएंगे। कितने होते हैं? 4 किंग्स होते हैं। ओके। अगर 4 किंग्स हो गए हमारे पास, एन ऑफ ए की वजह 26 कार्ड है, तो हमें चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी चाहिए कि भाई इवेंट बी होना चाहिए वाइल ए ऑलरेडी हैपेंड। मतलब ब्लैक कार्ड का ही किंग होना चाहिए। तो किंग में अगर ब्लैक कार्ड बात की जाए तो 4 किंग होते हैं। और 4 किंग में एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक क्लब का होगा और दूसरा किसका होता है बेटा? स्पेड का होता है ना। ये स्पेड होता है। तो आपको मालूम है कि ब्लैक में आपको क्लब मिलता है और स्पेड मिलता है। मतलब ये 2 कार्ड कॉमन हो गए। तो यही 2 केस हो सकते हैं जो कि इन 26 में कॉमन होंगे। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 2/26 मतलब 1/13 केस। और यहाँ पे जो केस आया है वो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ ए आ गया। ठीक है। इसको हम लोग इस टाइप से भी लिखते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसी के बाद इसी कॉन्सेप्ट में बात आती है बेटा कि आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात करनी होती है। ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ और समझते हैं कि अगर मान लीजिए ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इफ ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। ठीक है ना। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन देयर आर नो टर्म कॉमन बिटवीन इवेंट ए एंड बी। ओके। अब बात करते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का जो टर्म आता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही आता है। अब समझते हैं इस चीज को कि मान लीजिए इंडिपेंडेंट का टर्म क्यों यूज किया गया। इफ हम लोग क्या लिख रहे थे बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी अगर लिखते हैं, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइल बी ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है ना। यही तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब इसे कहा जाए कि भाई अगर आपने, जैसे हमने बात की कि नंबर कैसा होना चाहिए, जैसे कोई भी अगर हम एक इवेंट के बारे में बात करें और इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड ना करे। जैसे इफ इन अ प्लेइंग कार्ड के बारे में ही बात करते हैं। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को हमने ड्रॉ किया, देन पुट इट इन अगेन पैक के अंदर फिर से वापस पुट कर दिया। ठीक है ना। फिर सेकंड कार्ड फाइंड आउट किया, फिर सेकंड कार्ड को ड्रॉ किया। अब जो सेकंड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, या सेकंड कार्ड की जो इवेंट की बात होगी उसकी प्रोबेबिलिटी,
वो फर्स्ट कार्ड पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि हमारे पास जो पहला कार्ड था वो पहला कार्ड हमने वापस उसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है, वापस उसे पुट कर दिया। जब वापस पुट कर दिया तो हमारे पास जो पैकेट है 52 कार्ड्स का वो एज इट इज फिर से रिटेन हो गया। अगर रिटेन हो गया है तो सेकेंड कार्ड को हम जब ड्रॉ करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से वही हो जाएगी। अब कैसे देखिएगा, अगर सपोज कीजिए अगर आपने फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया और ये कार्ड जो है ब्लैक कार्ड है, क्या है, ब्लैक कार्ड है, तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बेटा 26/52 मतलब 1/2 होती है, ठीक है। अब बात की जाए कि हमने सेकंड कार्ड फिर से निकाला और सेकंड कार्ड की रेड होनी चाहिए, सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो रेड के लिए निकालें तो फिर से क्या है, आपके पास कितने कार्ड्स हैं, 26 है और 52 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। सेकंड कार्ड अगर रेड है तो भी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2 आ गई। मतलब वो पहले पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो पैक ऑफ सेकंड कार्ड कैसा हो गया, बेल सफर पैक फिर से वापस रिटेन हो गया है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट, या ये जो केसेस हैं वो इंडिपेंडेंट है। मीन्स फर्स्ट इवेंट जो होता है या जो लास्ट इवेंट होता है वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है, और जब डिपेंड नहीं करता है देन इन दैट केस पी ऑफ ए अपॉन बी इज रिटन एज पी ऑफ ए और पी ऑफ बी अपॉन ए इज रिटन एज पी ऑफ बी। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, हमारे पास फॉर्मूला था पी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू जो थी वो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है डिवाइड बाय पी ऑफ बी होगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं बेटा वो लिखते हैं पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए अपॉन बी। ये तो लिखा इस फॉर्मूले से। तो अगर इस केस में देखें तो पी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या है, ए अपॉन बी का मतलब पी ऑफ ए है, तो मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के केस में। ओके, तो ये जो कंडीशन है वो आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट की है, ठीक है। हम यहाँ पे इसके एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि केवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये केस किसका हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट का केस हो गया। अब बात करनी है हमें इसके बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करनी है बेटा बेज थ्योरम के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है बेज थ्योरम का, वो बेज थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है कंडीशनल के ऊपर। अब यहाँ पे बेज थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर जो केस बनते हैं वो चीज़ों को समझिएगा थोड़ा कि हम यहाँ पे एक लॉ के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जब तक हम टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं बताएंगे आपको बेज थ्योरम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आपको बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू कोई एक इवेंट फाइंड आउट करना, बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आपको एक इवेंट मिल सकता है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स ऑलरेडी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल इवेंट, डबल इवेंट, ट्रिपल इवेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एन इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बहुत सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं जिसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज दैट देयर इज अ सिटी इन विच लॉट्स ऑफ मार्केट, ठीक है ना। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया बेटा, ये पूरा एक सिटी का मैप है, ठीक है। इस सिटी के अंदर बहुत सारे शोरूम्स हैं। हमने क्या बात की बेटा, यहाँ पे शोरूम्स है। अब आपको क्या करना, बाइक परचेस करनी है, और हम सपोज कर लेते हैं कि आपको बाइक जो परचेस करनी है वो किसी एक ब्रांडेड कंपनी की बाइक परचेस कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको हांडा की बाइक पसंद है, ठीक है ना, और तो हांडा के शोरूम में जाना है आपको। तो किसी भी एक सिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम ले रहे हैं तो किसी भी सिटी में क्या हो सकता है कि बहुत सारे हांडा के शोरूम हो सकते हैं। अब उन हांडा के शोरूम को हमने किस टाइप से दिखा दिया बेटा, हमने दिखा दिया एक E1 शोरूम है, इस टाइप से दिखा दिया एक E2 शोरूम है, इसे दिखा दिया E3 है, E4 है, EN। सो देयर आर लॉट्स ऑफ शोरूम्स, ये N शोरूम्स हैं जहां से आप किसी भी शोरूम से आप बाइक को परचेस कर सकते हैं। तो हमने एक इवेंट E लिख लिया बेटा, टू परचेज
बाइक। तो हम कहीं से भी एक बाइक को परचेस कर सकते, ये देखिएगा, उसे हमने दिखा दिया बेटा ई से। किससे दिखा दिया? ई से। तो होता क्या है कि जब आप बाइक परचेस करने के लिए जाएंगे तो बाइक परचेस करने के लिए क्या होगा कि वो कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे कि आप किसी भी एक शोरूम में जाएंगे और वहाँ से आप सिंपल एक एज्यूम कीजिएगा बेटा कि अगर आपको बाइक परचेस करनी है तो आप क्या करोगे। आप हर एक शोरूम में जा करके उस बाइक की कोटेशन लोगे जो आपको पसंद है, ठीक है ना। सपोज कि आप E1 में गए, वहाँ पे आपने उसका कोटेशन ले लिया, आप E2 में गए, बाइक की कोटेशन ले ली, और डिफरेंट आप N शोरूम में गए और सभी जगह से आपने कोटेशन ले ली, और जहाँ से आपको वो बाइक सुटेबल रेट में मिलेगी आपने वहाँ से परचेस कर लेनी है। मुझे नहीं पता आपको कहाँ से परचेस की है, ठीक है ना। तो टारगेट अपना ये है कि हमें बाइक परचेस करनी है। तो बाइक परचेस करने का मतलब ई है, तो वो हमने बाइक को परचेस करना है। और वो कैसे हो सकता है? आप आइदर E1 शोरूम में जाएंगे, E1 में गए, देन आपने क्या किया कि आपने बाइक परचेस की। कहाँ से? जब आप E1 में गए हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे E1 ऑलरेडी हो चुका है, देन आपने बाइक परचेस की है, ठीक है, समझिएगा। शोरूम E1 की प्रोबेबिलिटी, आप यहाँ गए और यहाँ जाने के बाद आपने बाइक परचेस की। अदरवाइज क्या हो सकता है कि आप E2 शोरूम में जाएंगे और देन आप बाइक परचेस करेंगे E2 शोरूम से। अदरवाइज क्या हो सकता है बेटा? इसी टाइप से आप Nth शोरूम में जाते हैं और आपने बाइक परचेस करनी है Nth शोरूम से, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है किसी भी बाइक को परचेस करने का, या इसी को हम सम्मेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। सम्मेशन I इज इक्वल टू 1 to N P ऑफ EI इंटू P ऑफ E अपॉन EI। इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब टारगेट क्या था बेटा? आपको पेरेंट्स ने पैसे दिए और आपसे कहा गया कि आपने बाइक परचेस करनी, तो आप गए, बाइक को आपने परचेस कर ली, ठीक है ना। ये कंडीशन क्या होगी बेटा? टोटल बाइक परचेस करने की कंडीशन होगी, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हुआ क्या कि आपने बाइक को तो परचेस कर लिया, अब आप घर पे गए। अब जब आप घर पे जाते हैं तो क्या होता है? घर पे जाने के बाद आपके पेरेंट्स पूछेंगे कि भाई आपने बाइक तो परचेस कर ली। बाइक परचेस कर ली तो ये बाइक आपने कहाँ से परचेस की है ये बताइए, ठीक है ना, कहाँ से परचेस की। तो आपने क्या कहा कि मैंने पर्टिकुलर E1 से परचेस किया, या E2 से परचेस किया, E3 E4 कहीं से भी परचेस किया। तो यहाँ पे लॉ आ जाता है बेज थ्योरम का। बेज थ्योरम ये कहता है कि आप मुझे ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये पर्टिकुलर जो आप इवेंट कर रहे हैं वो इवेंट E1 से होना चाहिए या E2 से, या कहाँ से होना चाहिए, कहीं से भी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई आपने बाइक परचेस की, वो बाइक जो है वो ith शोरूम से परचेस की है, ये मुझे बताइए। तो ith शोरूम की जो परचेजिंग की प्रोबेबिलिटी होती है वो आपको क्या करना होता है, जिससे आपसे पूछा जाए बेटा कि E1 से पूछा गया तो आपके पास ये कंडीशन है, E2 से पूछा गया तो आपके पास ये कंडीशन है, तो ith से पूछा गया तो P ऑफ EI लेना है आपको। P ऑफ E अपॉन EI, ये ith शोरूम की केस है, डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात होती है, P ऑफ E। ये आपका बेज थ्योरम होता है, ठीक ना। मीन्स कंप्लीट इवेंट होने के बाद आपको ये बताना है कि भाई ये जो इवेंट आपने जो किया है वो पर्टिकुलर दैट इवेंट से ही किया हुआ है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो ये होता है बेज थ्योरम। तो ये बेज थ्योरम आएगा कहाँ से? वो आएगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।